नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ हूं मृदुल शर्मा और इस समय हम हैं रिपब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आज चर्चा हम करने वाले हैं संदेश खाली को लेकर। सुजाता, संदेश खाली ये नाम चर्चा में आ गया और चर्चा में जैसे ही आया लोगों के मन में सवाल खड़े हुए कि संदेश खाली आखिर है क्या और ऐसा वहां क्या हो गया जो इतना हंगामा देश भर में बरपा हुआ है। संदेश खाली से जो संदेश आ रहा है वो नकारात्मक है, यानी एक बुरी वजह से ये जो इलाका है वो चर्चा में। बशीरहाट जो इलाका है उसके अंदर पड़ता है संदेश खाली। बड़ा ही पिछड़ा इलाका है, मतलब आप दियारा समझ लीजिए कि नदी किनारे कोई इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर कच्चे मकान हैं, लोग खेती बाड़ी करते हैं और बहुत गरीबी है। आदिवासी समाज के लोग ज़्यादातर वहाँ पर रहते हैं। और वहाँ हुआ क्या, आरोप ये है कि टीएमसी के जो स्थानीय नेता है शाहजहां शेख और उसके साथी जिसमें उत्तम सरदार और शिबू हाजरा उत्तम सरदार जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। आरोप ये लगा कि महिलाएं, दरअसल मैं एक और बात बताऊं, दरअसल इस कहानी की शुरुआत या इसका खुलासा 5 जनवरी से शुरू होता है। 5 जनवरी को क्या हुआ था आपको याद होगा, ईडी। बिल्कुल, और 5 जनवरी को देश ने संदेश खाली का नाम पहली मर्तबा सुना। हुआ कुछ यूं था, मैं बताता हूं दर्शकों को। ईडी की टीम पहुंची, राशन घोटाला सामने आया और कार्रवाई करने के लिए, जिसमें टीएमसी का एक बड़ा नेता शाहजहां शेख जो संदेश खाली से ही आता है और बताया जाता है कि वहां पर वो बाहुबली है, वहां पर उसका बड़ा वर्चस्व है, राजनीति में भी रहा है। लेकिन दर्शकों, जैसे ही ईडी की टीम छापामारी कार्रवाई के लिए वहां पर पहुंचती है, उसके समर्थक टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आप सोचिए, एक केंद्रीय एजेंसी वहां पर पहुंची लेकिन वो शाहजहां शेख के घर तक नहीं जा पाए। और तो और 5 जनवरी को जो सर्द हवाएं चल रही थी, उस हवा से खबर सामने आती है कि ईडी की टीम को उल्टे पांव वापस आना पड़ा और वहां पर भीड़ ने उनके साथ मारपीट की। और जैसा आपने बताया कि नदी पार करके एक छोटा सा गांव है, उस गांव से भागना पड़ा। तो संदेश खाली यहां से शुरू हुआ जब ईडी की टीम को जो कार्रवाई के लिए पहुंची थी शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने के लिए, वो कार्रवाई भी नहीं कर पाई और उन्हें उल्टे पांव वापस दौड़ के वापस आना पड़ा। यही से संदेश खाली का चैप्टर शुरू होता है और यही से एक नया पड़ाव जुड़ता है। दरअसल हम जिस शाहजहां शेख की बात कर रहे हैं उसका बड़ा खौफ है पूरे इलाके में। तो जब ईडी की टीम पहुंचती है तो स्थानीय लोगों को उकसा दिया जाता है, जो उसके समर्थक है वो ईडी की टीम को घेर लेते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। कई ईडी के जो अधिकारी हैं वो जख्मी हो जाते हैं। लेकिन इस माहौल की वजह से शाहजहां शेख को संदेश खाली छोड़कर भागना पड़ता है। और यहाँ से वो जो महिलाएं सालों तक प्रताड़ित थी, अब उन्हें यह हौसला मिलता है कि ये आदमी जो हमारे सर पर बैठा था, जिसकी वजह से हम आप तक मुंह नहीं खोल पाए, वो अब इस इलाके में नहीं है। और इसीलिए उनको यह हौसला मिलता है कि अब हम अपनी बात कह सकते हैं। तब जाकर महिलाएं हंगामा करती हैं, 2 हफ्ते तक लगातार प्रदर्शन करती हैं, बताती हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा था और कोई सुनवाई नहीं होती है। और फिर एक दिन वो पहुंच जाती है, जो उनकी जमीन कब्जाई हुई, वहां जो पोल्ट्री फार्म बनाया गया था उत्तम सरदार और शिबू हाजरा का, उसमें आग लगा देती हैं और फिर ये मामला आगे बढ़ता है। और महिलाओं ने जब सवाल उठाया तो वो सवाल आखिर था क्या? महिलाएं क्यों इतने दिन से चुपचाप बैठी हुई थी, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। अगर महिला सोच विचार कर रही थी इतने दिन से, तो वो क्यों सामने नहीं आई? उसका कारण था शाहजहां शेख। क्योंकि वहां पर मैं इस लाइन को बोल रहा हूं और आप दर्ज कर लीजिए, संदेश खाली में महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को देखा जाता था, चिन्हित किया जाता था और फिर बुलाया जाता था और उनके साथ यौन शोषण किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आज से नहीं चल रहा था सुजाता, ये सालों से चल रहा था। और जैसा आपने कहा कि शाहजहां शेख का वजूद इतना था, रसूख इतना था कि कोई आवाज नहीं उठा पाता था। लेकिन महिलाओं को हिम्मत मिली और जिन महिलाओं को बुलाया जाता था, जिनसे यौन शोषण किया जाता था, आखिरकार उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। और जैसा आपने बताया कि इसमें 2 किरदार और सामने आए। शाहजहां शेख जो मेन किरदार, जो मुख्य किरदार है, और उसके 2 और किरदार हैं, जिसमें है शिबू हाजरा जो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है और महिलाओं ने यह आवाज उठाई। कुछ महिलाओं ने तो यह भी कहा हमारे कैमरे पर, और हम लगातार इन तस्वीरों को दिखाएंगे भी, कि ये आज से नहीं चल रहा है,
जब से सरकार टीएमसी की आई है, लगभग 1 दशक हो चुका है, इतने वजूद और रसूख के चलते महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए यही बात थी कि पिछड़ा इलाका है, छोटी छोटी जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो राशन वितरण की हो या लक्ष्मी भंडार योजना हो, इस तरह की योजनाओं के लिए कोई गरीब महिला, उसको ये कहा जाता है कि तुम आओ मेरे दफ्तर आओ, वहाँ मिलके बात करेंगे। तो इस तरह से महिलाओं को एक लालच भी दिया जाता है, दबाव भी बनाया जाता है कि यानी अगर तुम आओगी तभी तुम्हारे, और दबाव डाल के भी बुलाया गया। बिल्कुल। तो यही छोटी छोटी योजना, अब गरीब महिलाएं हैं, उनको जो सरकारी योजनाएं है, छोटी छोटी राशन की से जुड़ी हुई, वो उनको चाहिए। अब उस मजबूरी में उनको जाना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, मिलना पड़ता है। और इसीलिए महिलाएं कह रही थी कि जब वो देख लेते हैं कि किसी घर में कोई जो महिला उनको पसंद आ जाए, इस तरह की बहुत ही नीच हरकतें उन्होंने की हैं कि कई बार ऐसा भी कहा कि कोई आ जाए तो उसका मुंह बंद रखने के लिए उसको पैसे दे दिए कि 500 रुपये ले लो, या 1000 रुपये की जो योजना है हर महीने है भंडार योजना, वो हम आपको दे देंगे। इस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। लेकिन यहाँ मृदुल सबसे बड़ी बात यह है कि उस खुलासे के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनको एक बड़ी जुझारू नेता माना जाता है, क्योंकि एक पहचान उनकी है कि वो कहीं भी किसी भी मुश्किल से मुश्किल इलाके में आंदोलन करने के लिए पहुंच जाती है, महिलाओं की आवाज उठाती है, एक महिला मुख्यमंत्री। पर ये बातें जब पहुंचती हैं तो वो विधानसभा में कहती हैं कि मैंने देखा है कि मुंह पे लोग पट्टी बांध के आए थे और ये जानबूझ के ये सांप्रदायिक माहौल पैदा करने के लिए लोगों ने इस तरह के माहौल बिगाड़ा है। बाहर के लोग आए, उन्होंने ये हालात बनाए हैं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी सवाल तो यहीं खड़े होते हैं व्यवस्था पर। सबसे बड़े सवाल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि विधानसभा में ये मामला गूंजता है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसके तर नामजद आरोपी बनाता है। किसे बनाता है? टीएमसी के नेता को बनाता है। और ममता बनर्जी कह रही है कि मुंह पर पट्टी बांध के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अरे कैसा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा? आपका नेता जिसके खिलाफ एफआईआर की, पुलिस आपके अंडर में आती है, आपकी पुलिस, आपने एफआईआर की, आपका नेता आपकी पार्टी कार्यालय पर बुलाता है और आप कहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। और केस दर्ज होता है, बाद में फिर उस पर रेप लगता है, उसके बाद गैंग रेप भी लग जाता है। और बड़ी बात यह कि सिर्फ एक शाहजहां शेख नहीं, कई सारे लोगों की गिरफ्तारी भी होती है बात। यानी विधानसभा में 18 गिरफ्तारी हो चुकी है और विधानसभा में आप एक अलग बात कहते हैं। और जब इस सच से पर्दा उठाने की कोशिश की जाती है तो लोगों को दबाने की कोशिश भी वहां पर की जाती है। इसलिए आज सवाल खड़े हो रहे हैं ममता बनर्जी सरकार पर, उनके प्रशासन पर। और इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आज तक जिन महिलाओं ने आवाज नहीं उठाई थी, वो महिलाएं आवाज उठा रही हैं। आवाज उठा रही हैं उस नेता के खिलाफ जो टीएमसी से जुड़ा हुआ, और टीएमसी के नेता पर बाकायदा नामजद एफआईआर दर्ज की है। वो फरार चल रहा है। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने टिप्पणी की है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक न ममता सरकार न प्रशासन अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाया। अब इसमें एनएचएसआरसी इन्वॉल्व है, मानवाधिकार आयोग इन्वॉल्व है, एसटी कमीशन इन्वॉल्व है, सभी इस इलाके में जा चुके हैं, महिलाओं से बात कर चुके हैं और कई और केस अभी रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि मृदुल हमें चुनाव भी नजदीक है तो हमें ये भी देखना होगा कि इसके प्रभाव भी होंगे। हम जिस समय की बात हम कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई चुनावी मतलब नहीं है, कोई चुनावी प्रभाव नहीं है। बस 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और इसके प्रभाव होंगे। लेकिन इसमें भी हिंदू मुसलमान जैसी बात है। अगर कोई ये कहता है कि जैसे ममता बनर्जी कह रही हैं कि यहाँ तो ये पहले भी यहाँ दंगे हुए हैं और वही माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी कहती है कि चिन्हित किया गया है हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए। तो हमें यह भी लग रहा है कि ये मामला जो है वो चुनाव तक और ज्यादा गरमाएगा। बिल्कुल गरमाएगा, इसमें कोई दो बात नहीं। और अगर महिलाओं के अधिकारों की बात आएगी तो इस मामले को गरमाना भी चाहिए। बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी भी इलाके में, हमने देश में तमाम घटनाएं देखी हैं जहां पर कभी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, कभी किसान अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, कभी युवा सड़कों पर आ जाते हैं, तो हर पार्टी के नेता उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। और ऐसा कोई देश का इलाका नहीं है, नेता कहीं भी जा सकते हैं। अगर रोका जाता है नेताओं को, किसी भी पार्टी के, उन पर सवाल खड़े होने चाहिए। और इसलिए आज ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ गलत नहीं हुआ है संदेश खाली में तो आपको डर नहीं है, तो आप नेताओं को जाने दीजिए। नेताओं को नहीं जाने दिया जा रहा है तो वहाँ की सच्ची तस्वीर आने दीजिए। ह्यूमन राइट कमीशन जाता है, मानवाधिकार आयोग जाता है, ST-SC आयोग जाता है। और बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, ये कोट करके कह रहा हूँ, ST-SC आयोग के जब वहाँ पर अध्यक्ष पहुँचते हैं तो वो इस बात को कहते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। यहाँ कोई चुनाव की बात अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें
तो यहाँ ST-SC आयोग सवाल उठा रहा है। अगर आयोग आप पर सवाल कर रहा है, जो दलितों की आवाज उठाता है, जो आदिवासियों की आवाज उठाता है, अगर वो इस तरह से आवाज उठाकर कह रहा है कि महिलाओं के साथ गलत हुआ है, तो फिर ममता बनर्जी सरकार को जवाब देना होगा। और ये सब कुछ फैक्ट है, फैक्ट से इधर कोई भी बात नहीं है, क्योंकि FIR हुई है, डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, महिलाओं के बयान ऑन कैमरे हैं, और अगर वहां पर पुलिस भी बयान दर्ज कर रही होगी या किए होंगे तो उन्होंने भी कई सारे तथ्य वहां पर देखे होंगे। तो तथ्यों के आधार पर मुझे लगता है जनता के सामने हमने सब कुछ रखा है और वहां पर अब कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मैं यही कह रही थी कि जो भी केस है इसका चुनावी प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा और चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में भी इसकी गूंज जरूर सुनाई देगी। हम उम्मीद करते हैं कि ममता सरकार अब भी कम से कम उदाहरण पेश करे, क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने रिपब्लिक बांग्ला के जो पत्रकार को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, हालांकि अब उन्हें जमानत दे दी गई है, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दी गई और उन्होंने फटकार भी लगाई कि आप एक मासूम के पीछे अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं और आपका जो इस मामले में मुख्य आरोपी है वो मजाक उड़ा रहा है, माहौल उड़ा रहा है कानून का और वो फरार है। ये भी संकेत दे दिया गया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन्हें पकड़ने की भी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है, यानी एक तंज भी कसा गया है। अब देखना होगा कि अब जब करीब 15 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं, नए नए केसेस सामने आ रहे हैं, तो अब ममता सरकार का अगला रुख क्या होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी मार्च के पहले हफ्ते में ही पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं और 45 दिन हो चुके हैं, अभी भी ममता सरकार सवालों के घेरे में है। हमने आपके सामने सब कुछ रख दिया है। 5 जनवरी से घटना शुरू होती है, एजेंसीज पर कार्रवाई की जाती है, उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ता है, महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, लेकिन ये राजनीति का शोर है, इसमें कार्रवाई कहीं दब सी